नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ की पेंशन पर हक किसका। मीना जी एक साधारण सी घरेलू महिला थी, लेकिन उनका दिल बेहद बड़ा और भावनाओं से लबरेज था। उनके जीवन की धुरी उनका परिवार था। पति आलोक जी, दो जुड़वा बेटे कमल और विमल, और एक प्यारी सी बेटी खुशी। तीनों बच्चे जैसे उनके आंखों में बसे थे। दोनों माँ बाप की दुनिया बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। आलोक जी एक सच्चे ईमानदार और मेहनती सरकारी अफसर थे। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मीना जी भी सुबह से रात तक अपने बच्चों और पति की सेवा में लगी रहती थी, लेकिन उन्हें कभी थकान महसूस नहीं होती। जब कमल और विमल ने पहली बार माँ कहकर बुलाया था, उस दिन तो मीना जी को मानो जीवन की सबसे बड़ी नेमत मिल गई थी। कमल और विमल जुड़वा होते हुए भी स्वभाव में बहुत अलग थे। कमल गंभीर और पढ़ाकू था, जबकि विमल चंचल और मिलनसार। लेकिन दोनों भाई में गहरी दोस्ती थी। कोई भी फैसला बिना एक दूसरे की राय लिए बिना नहीं लेते थे। मीना जी और आलोक जी दोनों भाई के बीच का प्रेम देखकर निहाल हो जाते थे। खुशी इन दोनों की दुलारी बहन थी। दोनों भाई उसे अपनी सर आँखों पर बिठाते थे। मीना जी पूरी तरह से अपने परिवार के लिए समर्पित थी। स्कूल जाते समय बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, गर्मियों की छुट्टियों में आम का पन्ना बनाना और रात को कहानियाँ सुनाना उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। वह दिन भी था जब मीना जी ने दोनों बेटों को स्कूल यूनिफॉर्म में पहली बार तैयार किया था। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे, और आज वही बच्चे बड़े हो चुके थे। वक्त कैसे बीत गया मीना जी को पता ही नहीं चला। अब कमल और विमल पढ़ लिख कर नौकरी में लग गए थे। कमल एक इंजीनियर बन गया था और विमल बैंक में अधिकारी। खुशी अभी कॉलेज में थी, लेकिन उसकी सपना की उड़ान बहुत ऊंची थी। आलोक जी अब रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने परिवार और सेवा को समर्पित कर दी थी। अब उनका मन था कि वे अपने बच्चों के जीवन को बसते हुए देखें। उनके घर में बहुएं आएं और खुशी को वो अच्छे घर में बिता कर सकें। एक दिन आलोक जी और मीना जी दोनों चाय पी रहे थे। तभी आलोक जी ने कहा, मीना, कमल और विमल अब 28 के हो गए हैं। अब हमें बहुओं की तलाश शुरू करनी चाहिए। मीना जी कुछ पल शांत रही। उनकी आंखों में उन मासूम चेहरों की झलक तैर गई जो अब बड़े हो गए थे। हाँ, उन्होंने धीमे से कहा, अब घर में बहुएं आ जाएं तो घर और भी गुलजार हो जाए। बस फिर क्या था, दोनों ने रिश्तेदारों, परिचितों और अखबारों के सहारे रिश्तों की तलाश शुरू कर दी। मीना जी को संस्कारी, पढ़ी लिखी और विनम्र लड़कियां पसंद थीं। वो चाहती थीं कि बहुएं भी घर को उसी प्यार और धैर्य से संवारें जैसे उन्होंने खुद किया था। आलोक जी भी चाहते थे कि लड़कियां पढ़ी लिखी हों, ताकि मुश्किल वक्त में बच्चों का सहारा बन सकें, और इसके लिए उन्होंने शादी के लिए कुछ कसौटियां तय कर दी थीं। संस्कार, शिक्षा, समझदारी और व्यवहार। रिश्तों की पहली लहरें आने लगी। एक एक करके कई परिवारों के साथ मीटिंग्स हुई। कभी कोई लड़की बहुत आधुनिक लगती, कभी किसी में आत्मीयता की कमी दिखती। मीना जी को धीरे धीरे एहसास हुआ कि आजकल की पीढ़ी और उनकी सोच से थोड़ी भिन्नता है, लेकिन वो भी समय के साथ चलना चाहती थी। आखिरकार एक दिन मीना जी को एक रिश्ता बहुत पसंद आया। लड़की का नाम था संध्या। संध्या संस्कारी, शिक्षित और शांत स्वभाव की लड़की थी। मीना जी ने झट से कह दिया, ये लड़की कमल के लिए एकदम सही है। कमल ने भी मुलाकात के बाद सहमति जता दी। दूसरे बेटे विमल के लिए रिश्ता आया पूनम का। खुले विचारों वाली, पत्रकारिता में अध्ययनरत और तेज तर्रार लड़की। शुरू में मीना जी को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन विमल को पूनम बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। दोनों शादियां बड़ी धूमधाम से हो गई। घर रोशनी, संगीत और खुशियों से भर गया। खुशी तो जैसे नाच नाच कर पागल हो गई थी। मीना जी की आंखों में हर पल नमी थी, खुशी की, संतोष की
और शायद थोड़ी चिंता की भी। शादी के बाद जब बहुएं घर आईं तो घर का माहौल कुछ नया हो गया था। दोनों बहुएं सुबह उठती, चाय नाश्ता बनाती और मिलजुल कर घर के काम निपटाती। इसी बीच खुशी की भी पढ़ाई पूरी हो गई। आलोक जी ने खुशी के लिए भी अच्छा रिश्ता देखकर खुशी को विदा कर दिया। खुशी मीना जी की परछाई थी। हर बात पर माँ की सलाह लेना, हर खुशी माँ से साझा करना और हर दुख माँ की गोद में बहा देना, यही तो थी उसकी आदत। जब वह विदा होकर ससुराल गई तो मीना जी का दिल घर के उस कोने में सिसकने लगा था जहाँ खुशी की हंसी गूंजती थी। सब ठीक ही चल रहा था, सब कुछ अपने ठर्रे पर चल रहा था, कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ। कमल और संध्या अब अपने पहले बच्चे की योजना बना रहे थे। विमल और पूनम अपने प्रोफेशनल कैरियर में व्यस्त रहते थे और खुशी अब विवाह के बाद दिल्ली में अपने पति अतुल के साथ खुश थी। मीना जी को लगता था कि भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया, संसार की हर खुशी। आलोक जी को रिटायर हुए 1 साल पूरा हो चुका था, लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। मीना जी रसोई में चाय बना रही थीं और आलोक जी अपने अखबार के साथ बरामदे में बैठे थे। अचानक एक जोर की आवाज़ हुई, जैसे किसी भारी चीज़ के गिरने की। जब मीना जी भागती हुई बाहर पहुंची तो देखा कि आलोक जी जमीन पर गिरे पड़े हैं, हाथ दिल पर और चेहरा पीला पड़ चुका था। बच्चे उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर भागे, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। हार्ट अटैक ने मीना जी से उनके जीवन साथी को छीन लिया था। मीना जी का संसार जैसे किसी ने एक झटके में खाली कर दिया। जिनके साथ जिंदगी के 50 साल गुजारे थे, उनके बिना अब हर पल भारी लगने लगा। आंखों में आंसू थमते ही नहीं थे। सुबह की चाय, शाम की बातों का सिलसिला, बच्चों से जुड़े फैसलों में साथ, सब अब खामोशी में बदल गया था। खुशी दिल्ली से तुरंत पति अतुल के साथ आ पहुंची। माँ की हालत देखकर वो टूट गई। माँ, पापा ऐसे हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए, कहकर वो मीना जी से लिपट गई। खुशी का पति अतुल भी समझदार और सहायक था। उसने मीना जी के सारे कागजी काम, बीमा, बैंक, पेंशन, फॉर्मेलिटीज़ आदि संभाले ताकि मीना जी को आगे कोई दिक्कत ना हो। कुछ ही समय में आलोक जी की पेंशन मीना जी के खाते में आने लगी। एक बड़ा पद और लंबी सेवा का फल था। हर महीने एक अच्छी खासी रकम मीना जी के खाते में आने लगी। लेकिन अफसोस, उस रकम ने ही मीना जी की जिंदगी में वो तूफान खड़ा कर दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत बहुत सामान्य थी। बहुएं कहती, माँ जी राशन भरवा लीजिए या घर के खर्चे के लिए कुछ देना पड़ेगा। मीना जी भी बड़े प्रेम से हर ज़रूरत पर खर्च करती, कोई हिसाब नहीं रखती। आखिर यह उनके ही बेटे बहुएं थे, किससे परहेज रखना। लेकिन धीरे धीरे सुर बदलने लगे। संध्या ने एक दिन कहा, माँ जी कमल ऑफिस में बहुत व्यस्त रहते हैं और बच्चे की प्लानिंग भी है। अगर आप पेंशन का आधा हिस्सा हमें दे दिया करें तो कुछ राहत मिलेगी। विमल को जब यह बात पता चली तो पूनम के जरिए नाराज़गी जाहिर हुई। माँ जी, विमल भी घर खर्च में बराबरी से हाथ बटाते हैं, तो क्या उन्हें कुछ नहीं मिलेगा? कम से कम 50-50 तो होना ही चाहिए। मीना जी असमंजस में पड़ गई। उन्हें यह देख बहुत पीड़ा हुई कि बच्चे अब रुपए को लेकर बहस करने लगे हैं। कल तक जो एक दूसरे का हाथ थाम कर बड़े हुए थे, आज वो पैसों को लेकर शक करने लगे हैं। कमल और विमल के बीच अब खुलकर बातचीत बंद हो गई थी। खाने की मेज पर चुप्पी छा जाती। किसी त्योहार पर कोई मिलकर योजना नहीं बनती। कमल कहता, माँ मेरी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। विमल कहता, मुझे भी अपने कैरियर और घर के लिए पैसे चाहिए। और दोनों बेटे बहुओं की नज़रें मीना जी के खाते पर ही टिकी रहती। मीना जी के लिए यह सब किसी नर्क से कम नहीं था। एक ओर जीवन साथी का दुख, दूसरी ओर बेटों की लालच और बहुओं की बेरुखी और तीखी बातें। संध्या एक दिन बोली, माँ जी अगर आप यही सब खुद रखने लगीं तो हम अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे? पूनम भी पीछे नहीं रही। आपको क्या ज़रूरत है इतना पैसा रखने की? आपके लिए तो पूरा घर और हम हैं ना। मीना जी स्तब्ध थी।
उन्होंने तो कभी किसी बेटे से कुछ नहीं मांगा, जो था सब उनका ही तो था। फिर क्यों अब सब बदलता जा रहा था? अब वो घर जो पहले रौनक से गूंजता था, एक गहरी चुप्पी में डूब चुका था। मीना जी ने अब बोलना कम कर दिया था। उनका शरीर भी धीरे धीरे जवाब देने लगा था। खाना कम, नींद उथली और आंखें हर समय भरी हुई। कमल और विमल अब अपने परिवारों में उलझ चुके थे। पेंशन अब हर महीने दोनों के खातों में बांट दी जाती थी, जैसे कोई सामान बांटा जाता हो। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि मीना जी को क्या चाहिए। घर का माहौल दिन ब दिन बोझिल होता जा रहा था। एक छत के नीचे रहते हुए भी दिलों में दरारें गहराने लगी थीं। मीना जी दिन भर मंदिर के कोने में बैठी रहती, रामचरितमानस की चौपाइयों में खोई रहती, लेकिन उनका मन अब वहाँ भी स्थिर नहीं रहता था। आलोक जी के जाने के बाद जो अकेलापन उनके जीवन में पनपा था, अब वो और भी भयानक हो चला था, क्योंकि अब उस अकेलेपन में अपनों का स्वार्थ जुड़ चुका था। कमल और विमल दोनों ही पेंशन के लिए बहस करते। कभी कभी तो उनके बीच बात इतनी बढ़ जाती कि बहुएं भी टोकने लगती। माँ जी, आप ही कोई निर्णय लीजिए ना, ये रोज का तमाशा बंद हो। मीना जी बहुत दिन तक सोचती रहीं। फिर एक दिन दिल कड़ा कर दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में वो दर्द साफ दिख रहा था जो महीनों से जमा था। ना चाहते हुए भी मीना जी को एक फैसला लेना पड़ा। एक दिन उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा कमल, बेटा विमल, मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं अब और कलह नहीं सह सकती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब हर महीने की पेंशन तुम दोनों आपस में बांट लेना। एक महीने कमल रखेगा, दूसरे महीने विमल, और मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, तुम दोनों भाई प्रेम से रहो। यही मेरे आलोक जी की आत्मा को शांति देगा। कमल और विमल ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर हामी भर दी। बहुएं भी थोड़ी राहत महसूस करने लगी। अब पैसे का बंटवारा तय हो गया था, तो लड़ाई की गुंजाइश कम हो गई थी। सबने मीना जी को धन्यवाद कहा, लेकिन मीना जी की आंखों में जो सवाल थे, किसी ने उन्हें पढ़ने की कोशिश नहीं की। मीना जी को नहीं पता था कि भोली मीना जी ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। मीना जी का दिल तो बस यही चाहता था कि बेटों में प्रेम बना रहे। उन्होंने सोचा, पैसा ही झगड़े की जड़ है, तो उसे ही क्यों ना अलग कर दूं। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिस पैसे को उन्होंने छोड़ दिया, वही उनके अस्तित्व की आखिरी डोर थी। जब तक पेंशन उनके हाथ में आती थी, बहुएं संध्या और पूनम, माँ जी आप आराम करिए, माँ जी ये दवा ले लीजिए, आपकी पसंद की खिचड़ी बनाई है, ऐसी बातें करती रहती थीं। चेहरे पर बनावटी मुस्कान, हाथों में चाय का कप और बातों में मधुरता होती थी। लेकिन जैसे ही पैसे की चाबी उनके हाथों से निकलकर बेटों के पास पहुंची, सब कुछ बदलने लगा। सेवा का मुखौटा उतरने लगा। अब ना वो सुबह की चाय समय पर आती थी, ना खाना गर्म करके कोई परोसता था। सर्दी की रातों में जब मीना जी को कंबल की ज़रूरत होती, संध्या बहाना बना देती, माँ जी बच्चों को सुला रही थी, आपको खुद ले लेना चाहिए था। पूनम कहती, आपका इनहेलर खत्म हो गया, विमल से कहिए ना ला कर दे, मैं तो ऑफिस जा रही हूँ। धीरे धीरे सेवा के नाम पर जो कुछ भी था, वो एक बनावटी परत की तरह छिलने लगा। वो बहुएं जो रोज पहले मीठे बोलों में लिपटी रहती थीं, अब नजरें चुराने लगी। कोई उनका हाल पूछने नहीं आता था और बेटों के पास अपने ऑफिस और परिवार की व्यस्तता का बहाना था। मीना जी फिर से अपने कमरे के एक कोने में सिमट गई। उनकी आंखें अक्सर उस दरवाजे की ओर लगी रहती जहां से आलोक जी आते थे। अब वहां कोई नहीं आता। अब पेंशन की रकम उनके पास नहीं थी, इसलिए न सेवा थी न सम्मान। उनके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं था। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनके बच्चे उनकी सेवा करें पैसों के लिए, लेकिन यही तो हो रहा था। एक दिन चुपचाप बैठी वो सोच रही थी, क्या सच में पैसा इतना बड़ा है कि रिश्ते उससे छोटे हो जाते हैं? क्या मैंने गलत किया? क्या मेरा त्याग, मेरी ममता सब इसी पेंशन से तोला जाएगा?
उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और उन्होंने अपने तकिए में मुंह छुपा लिया। यह वो पहला मोड़ था जब मीना जी को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने हाथ से सिर्फ पैसे की चाबी नहीं दी, बल्कि अपनों के व्यवहार की डोर भी थमा दी थी, जो अब उनके पास लौटने से रही थी। वक्त धीरे धीरे सरकता रहा, लेकिन मीना जी की जिंदगी ठहर गई थी। वो मीना जी जिनके हाथों में कभी घर की चाबी थी, जो पूरे परिवार की जिम्मेदारियों की धुरी थी, अब एक कोने में बैठकर दूसरों के निर्णय और रहम की मोहताज हो गई थी। जब नाती पोतों के जन्मदिन आते तो उनका दिल करता कि उन्हें उनकी पसंद की कोई चीज़ दें, खिलौने, कपड़े, किताबें। लेकिन आज हालत ये हो गई थी कि उन्हें उनके लिए उपहार खरीदने के लिए भी बहुओं से पैसे मांगने पड़ते। माँ अब एक याचक बनकर रह गई थी। संध्या बहू, जरा 200 रुपये दे दो, मोहित को उसके बर्थडे पर छोटी सी कार दिलानी है। मीना जी ने एक दिन हिम्मत जुटाकर कहा। संध्या ने बिना उन्हें देखे कहा, माँ जी, इस महीने पेंशन विमल जी के पास गई है, आप पूनम से मांग लीजिए। वैसे भी हम बच्चों का खर्चा अलग देखते हैं अब। मीना जी की आंखें भर आई, पर उन्होंने अपनी नमी छुपा ली। वो कभी कमल के पास जाती, कभी विमल के पास। दोनों के पास उनके लिए अलग अलग बहाने होते और एक जैसी बेरुखी। एक समय था जब पर्स जो कभी भरपूर था, अब खालीपन की चीख बन गया था। लेकिन आज पर्स तो खाली था ही, साथ ही दिल भी तन्हा और आत्मा भी घायल थी। अब वो दूसरों की मेहरबानी की मोहताज थी। खुशी जब कुछ दिन के लिए माँ के पास आई तो सारा माहौल देखकर उसे गहरा दुख हुआ। उसने भाइयों से बात करने की कोशिश की। भैया, पापा की पेंशन कोई खजाना नहीं, माँ का सहारा है। क्या आपको नहीं लगता कि माँ की इच्छाएं भी मायने रखती हैं? लेकिन दोनों भाई अपने अपने तर्कों में उलझे रहे। पूनम ने यहाँ तक कह दिया, खुशी, तुम तो अब इस घर की नहीं रही, तुम्हें इस घर के खर्चे में बोलने का हक नहीं। उस रात खुशी माँ के पास बैठी रही। मीना जी ने सिर पर हाथ फेरा और बस इतना कहा, बेटा, अब तो बस भगवान से यही दुआ है कि मुझे जल्दी तेरे पापा के पास बुला ले। खुशी का दिल चीर गया। माँ, जो करना है वो तुम्हें ही करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मत सोचो कि बेटों का घर है, ये तुम्हारा घर है। पेंशन उनकी कमाई नहीं, पापा की आखिरी याद है। अब जो निर्णय तुम लोगी वही सबको झुकाएगा। माँ, अब मजबूरी नहीं, तुम्हारी मजबूती उनको झुकाएगी। खुशी की आंखों में माँ के लिए चिंता थी। कुछ दिनों बाद खुशी अपने ससुराल लौट गई। उस दिन शाम का समय था। मीना जी की तबीयत कुछ नासाज थी। उन्हें दमा का पुराना रोग फिर से सताने लगा था। दवा की आखिरी पुड़िया बची थी। उन्होंने कंपाती आवाज में बड़ी बहू संध्या को बुलाया। संध्या बहू, जरा कमल को फ़ोन कर दो, पिछली बार मेरी दवा वही लाया था, पर्ची भी शायद उसी के पास होगी, दवा खत्म हो रही है बेटा। संध्या, जो उस समय टीवी देख रही थी, उसने बिना पलटे ही जवाब दे दिया, पर्ची शाम को देवर जी को दे दूंगी माँ जी, इस बार वही लाएंगे दवा। पिछली बार पेंशन हमारे हिस्से में आई थी तो कमल जी लाए थे, अब पेंशन देवर जी के पास है तो वही लाएं। कहकर वो उठी और चली गई। मीना जी वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उनके कानों में गर्म शीशा उड़ेल दिया हो। उनका शरीर शून्य पड़ गया, होंठ सूख गए और आंखें फटी की फटी रह गई। क्या अपनी ही माँ की दवा भी अब बंटवारे के हिसाब से लाई जाएगी? क्या माँ को अब अपने जीने की कीमत भी 2 हिस्सों में बांटकर चुकानी होगी? उनकी सोचने की शक्ति जैसे वहीं खत्म हो गई थी। धीरे से उन्होंने कुर्सी का सहारा लिया और बैठ गए। दिल में उथल पुथल थी, मन आहत था, आत्मा घायल। मेरे पति की पेंशन है और उस पेंशन में मेरी दवा तक का हक नहीं बचा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन बच्चों पर निछावर कर दी और अब ये हाल है कि मेरे बीमार होने पर भी इन्हें मेरी नहीं, हिस्से की चिंता है। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, एक के बाद एक। चुपचाप, न कोई सहारा था, न कोई हमदर्द। उन्हें याद आने लगे वो दिन जब आलोक जी थे, हर महीने पेंशन आते ही वो मीना जी से कहते, लो, ये तुम्हारे हाथ में रहे, तुम ही इस घर की लक्ष्मी हो। मीना जी मुस्कुरा कर कहती, ये सब तो आपकी मेहनत है,
लेकिन आज उनकी मेहनत का फल, उनके नाम पर आई पेंशन उन्हें दवा तक दिलाने के लिए जंग बन गई थी। ये कोई साधारण तकलीफ नहीं थी, ये वो दर्द था जो एक माँ के आत्मसम्मान को धीरे धीरे कुतर रहा था। उसे एहसास हो चुका था उसका निर्णय, वो समझौता जिसे उसने घर की शांति के लिए किया था, वही आज उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया था। रात देर तक मीना जी सो न सकी। आंखें बंद थी पर मन में तूफान थमा नहीं था। पलंग पर पड़ी वो बस छत को निहारती रहीं। वो छत जिसके नीचे कभी हंसी गूंजती थी, आज तिरस्कार की दीवारें बन चुकी थी। माँ जो कभी पूरे घर का केंद्र थी, अब कमरे के कोने तक सिमट चुकी थी। दवा की एक पुड़िया तक के लिए उन्हें तर्क सुनना पड़ता था। बेटों को सिर्फ हिस्सा चाहिए, बहुओं को सेवा का सौदा चाहिए, पर माँ को क्या चाहिए इसकी परवाह किसी को नहीं थी। बस बहुत हुआ। सुबह सुबह मीना जी ने अपने पुराने संदूक को निकाला, वही संदूक जिसमें उन्होंने जिंदगी भर की यादें, जरूरी कागजात और आलोक जी की चिट्ठियां संभाल कर रखी थीं। हर दस्तावेज उन्होंने दोबारा देखा, पेंशन के पेपर्स, बैंक डिटेल्स, प्रॉपर्टी के कागज और आलोक जी की एक हस्तलिखित वसीयत का मसौदा। उनकी आंखें एकदम स्थिर हो गई। नहीं, अब और नहीं। अब मैं अपनी मौन पीड़ा से किसी को मजबूत नहीं बनने दूंगी। अब समय आ गया है अपनी चुप्पी को आवाज़ देने का। अब वो किसी निर्णय तक पहुंच चुकी थी। अगले दिन अपनी लाठी टेकती हुई मीना जी अपने कमरे से बाहर आईं। बाहर हॉल में बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मीना जी को सुबह की एक चाय भी नसीब नहीं हुई थी। वो भी पास में जाकर बैठ गईं और हल्के स्वर में बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यहीं मिल गए। अपनी अपनी पत्नियों को भी बुला लो, मुझे सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दोनों बेटे हैरानी से माँ को देखने लगे। दोनों अपनी अपनी पत्नियों को बुलाते हैं, तभी डोरबेल बजती है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन होगा? संध्या साड़ी के पल्लू में अपना हाथ साफ करती हुई दरवाजे की तरफ जाती हुई बोली। सामने वकील साहब खड़े थे, उनके हाथ में एक फाइल थी। तभी मीना जी ने कहा, बहू इन्हें मैंने बुलाया है, मुझे नई वसीयत बनवानी है। अचानक घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ, वसीयत अचानक क्यों? कमल चौंक कर कहता है, हाँ बेटा, जरूरी हो गया था, इसलिए मैंने इनको आने को कहा था। क्या बात है माँ, सब ठीक है ना? विमल ने हैरानी के साथ कहा। तभी वकील साहब ने अपना चश्मा ठीक किया और फाइल में से कागज़ निकालकर मीना जी की ओर बढ़ाकर कहा, देख लीजिए माता जी, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही कागज़ तैयार करवाए हैं। वकील साहब आप ही पढ़ दीजिए और थोड़ा ज़ोर से पढ़िएगा, मीना जी ने शांत पर सख्त स्वर में कहा। वकील साहब ने वसीयत को पढ़ना शुरू किया। मैं मीना देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री आलोक कुमार, पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, संपूर्ण होश हवास में यह मेरी पूर्ण स्वेच्छा से तैयार की गई वसीयत नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार घोषित करती हूँ। पहला, मेरी पेंशन की संपूर्ण राशि पर अधिकार केवल मेरा रहेगा। उनका उपयोग कैसे करना है इसका निर्णय मैं करूँगी। कोई भी पुत्र, पुत्रवधू या कोई अन्य सदस्य इस पेंशन पर अधिकार जताने का हक नहीं रखेगा। यह राशि मेरी व्यक्तिगत खर्च, दवाइयों, धार्मिक कार्यों तथा आत्मनिर्भरता हेतु उपयोग की जाएगी। दूसरा, मेरी संपत्ति केवल उसी संतान या परिवारजन को दी जाएगी जो मेरी वृद्धावस्था में निम्न बातों का पालन करेगा। सेवा, मेरी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक जरूरतों का आदरपूर्वक ध्यान रखना। सम्मान, मेरे निर्णयों का सम्मान करना, मुझे अपशब्द या अनदेखी न करना। 7, उत्सव, विपत्ति, बीमारी, हर समय साथ खड़ा रहना। यह वसीयत तब तक प्रभावी रहेगी जब तक मेरी उपस्थिति में इसमें कोई संशोधन ना किया जाए। यदि मेरे साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा या अपमान होता है तो मैं इसे बदलने का पूरा अधिकार रखती हूँ। मेरी पति की पेंशन और संपत्ति मेरे पति की जीवन की तपस्या है। इसका अधिकार उन्हीं को मिलेगा जो उस तपस्या को समझेगा, निभाएगा और कर्तव्य का पालन करेगा। हस्ताक्षर मीना देवी। वसीयत सुनते ही दोनों बेटे बहुओं की मानो सांसें अटक गई हों। कमल, विमल
दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते रह गए और संध्या और पूनम, जो अब तक मीना जी की बातों को अनसुना कर देती थी, उनके चेहरे पर हाव भाव बदलने लगे। वसीयत की एक एक पंक्ति जैसे किसी थप्पड़ की तरह पड़ी थी आत्मा पर। ये कानून के शब्द नहीं थे, बल्कि एक माँ के घाव थे जो अब उकेर दिए गए थे कागज पर। विमल भड़क उठा, माँ, ये सब अचानक क्यों? जब आपने खुद ही बंटवारा किया था तो अब क्या हो गया? मीना जी ने सीधा देखा। तब मैं माँ थी, तुम बच्चों को बांटने की नहीं, जोड़ने की कोशिश कर रही थी। पर अब मैं एक अपमानित और टूटी माँ हूँ, जिसके हिस्से की दवा भी उसे बांट कर दी जाती है। संध्या और पूनम झेप गई, पर अब मीना जी रुकने वाली नहीं थी। कमल कुछ कहना चाहता था, लेकिन मीना जी ने हाथ उठाकर उसे रोका। अब तुम्हारी माँ वो नहीं रही जो तुम्हारे गुस्से से डर जाए। अब वो माँ है जो जान गई है कि ममता सिर्फ बांटने से नहीं चलती, न्याय करने से चलती है। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा नीचे झुका हुआ था। कभी जिस माँ को इन्होंने बेबस और कमज़ोर समझा था, अब वही माँ फैसले सुनाने वाली एक दृढ़ नारी बन खड़ी थी। अब मीना जी ने अपने लिए एक नई दिनचर्या शुरू की। बैंक जाने लगी, पासबुक अपडेट करवाती, थोड़े से पैसे जोड़कर दवा, दान और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए खर्च करने लगी। अब वो अकेली थी, लेकिन कमज़ोर नहीं। अब वो चुप थी, लेकिन मौन नहीं। अब वो रोती नहीं थी, लेकिन हर आंसू एक चेतावनी बन चुका था। अब वो अपनी शर्तों पर जीने लगी थी। कमल, जो माँ से अक्सर ऊंचे स्वर में बात करता था, अब धीरे धीरे उनके कमरे के बाहर बैठने लगा। बिना कहे उनके लिए अखबार, दूध और फल लाने लगा। एक बार जब मीना जी ने पूछा, बेटा तू बाहर क्यों बैठा है, तो उसने सिर झुकाकर कहा, माँ, कई सालों से आपके पास नहीं बैठा, अब बस बैठना है। विमल, जो अक्सर ऑफिस के बहाने माँ से कटा कटा रहता था, अब दवा की पर्ची मांगकर खुद मेडिकल स्टोर दौड़ जाता। डॉक्टर से समय लेना, माँ को अस्पताल ले जाना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया। संध्या और पूनम, जो कभी चाय तक पूछे बिना निकल जाती थीं, अब सुबह माँ के पास जाकर पूछती, माँ जी आज नाश्ते में क्या लेंगी? थोड़ा तेल कम डालूं या आपकी पसंद की खिचड़ी बनाऊं? वो माँ के बालों में तेल लगाने लगी, पैरों में हल्की मालिश करने लगी। जो स्पर्श कभी बोझ लगता था, अब वही श्रद्धा बन गया था। मीना जी ने कोई ताना नहीं मारा, कोई याद नहीं दिलाई, बस चुपचाप देखती रहीं। उनके दिल में भी संशय था, क्या ये सचमुच बदलाव है या सिर्फ वसीयत का डर? पर कुछ हफ्तों बाद जब बिना पूछे कमल ने मीना जी के लिए उनकी पसंद की चादर खरीदी, जब संध्या ने खुद अपने हाथों से माँ को बुखार में खाना खिलाया, जब पूनम ने उनके पुराने फ़ोटो एल्बम साफ करके उनके साथ बैठकर यादें ताज़ा की, तो मीना जी की आंखें छलक पड़ी। अब यह डर नहीं था, यह प्रेम था। वसीयत ने एक ऐसा आईना रखा था जिसमें हर एक ने अपनी सूरत देखी और बदल गया। कमल एक दिन झिझकते हुए माँ से बोला, माँ हम बहुत गिर गए थे, आपने सही समय पर हमें थाम लिया। मीना जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सिर्फ आईना दिखाया, चलना तुमने खुद सीखा है बेटा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी एक और कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।